कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। साइंस सिरा डिजिटल क्लासरूम में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है, चलो अच्छी बात है। कल के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे पादपों में जल अवशोषण, यानी ये प्लांट्स किस प्रकार से जल का अवशोषण करते हैं। इसके लिए हमने पढ़ लिया था कि पादप मृदीय जल यानी मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। और मृदा में भी हमने 3 प्रकार का जो जल पढ़ा था, उसमें से मुख्य कौन सा था? केशिकीय जल। फिर हमने अंगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली, कौन कौन से अंग प्राप्त जल का अवशोषण करते हैं। शैवाल में, कवक में, संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं जल अवशोषण का कार्य करती है। ब्रायोबाटा में मूलावास के द्वारा, जबकि उच्च श्रेणी के जितने भी पादप है उन सभी में मूल के द्वारा यानी जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है। मूल में भी हमने पढ़ा था, मूल रोम जो होते हैं वो मुख्य पार्ट्स है। हमने कल जड़ की एक सामान्य संरचना पढ़ी थी, जड़ के कौन कौन से कितने भाग है, किस भाग के द्वारा हमने पढ़ा था। तृण भाग जो है, तृण भाग में मूल रोम क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात मूल रोम रूट हेयर पाए जाते हैं। वही रूट हेयर यानी मूल रोम मृदा से जल को प्राशन विधि द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। जो पीछे पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत आई हो, किसी के कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार करते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए विपरीत है। अब आगे भी पता नहीं कब तक जा कर के ये खुले, लॉकडाउन कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, तब तक अपने को किसी न किसी माध्यम से अध्ययन जरूर करना है। अपना अध्ययन बीच में नहीं छोड़ना है। यूँ नहीं है कि भाई जैसे खुलेगा तब हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो और साइंस के स्टूडेंट हो। साइंस के स्टूडेंट्स को केवल 12वीं क्लास ही पास नहीं करनी होती, आगे का कैरियर भी हमारा इसी के ऊपर निर्भर है। आगे जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, सभी एग्ज़ामों में 11वीं 12वीं इन्हीं का सिलेबस आना है। इसलिए अपने को जहाँ से भी जो भी अच्छी जानकारी मिले, अच्छे लेसन मिले, हम तो दे ही रहे हैं आपको, अच्छे ढंग से उसको पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। मेरे लायक कोई भी काम हो, बायोलॉजी संबंधित जो भी सूचना हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, बिल्कुल आप मुझे कॉल करके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। बस आप मन लगा करके अध्ययन करते रहे, यही मैं आशा करूँगा कि आप आराम से अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कल जैसे मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल अवशोषण की क्रिया विधि। जल अवशोषण की क्रिया विधि यानी पादप जल का अवशोषण किस प्रकार से करते हैं। हमने अंग पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जल का अवशोषण वो किया जाएगा। कल मैंने तो बता दिया था, इसके बारे में थोड़ी सी शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा था आपको पढ़ के आना, आपने पढ़ लिया होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। क्रेमर ने सबसे पहले पादपों में जल अवशोषण की क्रिया का अध्ययन किया था। क्रेमर वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि का अध्ययन किया और ये बताया कि पादपों में जल अवशोषण 2 निम्न क्रिया विधियों के द्वारा संपन्न होता है। एक पहली विधि है निष्क्रिय यानी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, या इसको निश्चित जल अवशोषण भी कहते हैं। निष्क्रिय, पैसिव। और दूसरी जो प्रमुख विधि है क्रेमर के द्वारा बताई हुई, वह है सक्रिय जल अवशोषण।
यानी पादप मृदा से जो केशिका जल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने की दो प्रमुख विधियां क्रेमर के द्वारा सुझाई गई कि निम्नलिखित दो विधियों के द्वारा जितने प्रकार के पादप है वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि निष्क्रिय या निश्चेष जल अवशोषण की जो विधि है वो लगभग सर्वाधिक पादपों में मान्य है, और जितना जल अवशोषण होता है पादप में उसका 98% तक जल अवशोषण इसी विधि के द्वारा होता है। एक पादप जितना जल का अवशोषण करता है उसका कम से कम 96 से लेकर के 98% तक जल अवशोषण कौन सी विधि के द्वारा होगा, निष्क्रिय विधि के द्वारा। और सक्रिय विधि, इसके द्वारा भी जल अवशोषण होता है लगभग 2 से लेकर के 4% तक, बहुत ही कम मात्रा में। ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण विधि। दोनों को साथ साथ ही आपके अलग अलग टॉपिक कुछ दे रखे हैं, मैं सभी को साथ में कंपेरिजन करवा देता हूँ। पहले निष्क्रिय या निश्चेष जल अवशोषण, नाम से स्पष्ट है निष्क्रिय है, और हमेशा याद रखिए जहाँ यदि कोई क्रियाविधि निष्क्रिय विधि के द्वारा संपन्न हो रही है इसका मतलब है कि उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। बिना ऊर्जा खर्च किए ही ये विधि संपन्न होती है, बिना ऊर्जा खर्च किए ही मृदा से जल अवशोषित होता है और पत्तियों तक पहुंचता है। इसके लिए मैंने आपको पहले वाले 1-2 लेसन को छोड़ करके मैंने शायद एक चर्चा की थी, वाष्पोत्सर्जन कृष्ण सिद्धांत, वो भी हम डिटेल से आगे और पढ़ेंगे। मतलब यहाँ निष्क्रिय विधि में यूँ मान लीजिए कि पत्तियों में होने वाले, पत्तियों में या पत्तियों के द्वारा संपन्न वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की क्रिया महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पहली बात तो निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, ये प्रक्रिया स्वतः ही संपन्न होती है बिना ऊर्जा खर्च किए। इसमें मूल रूप से देखा जाए तो पादप के प्रोभाग और प्रोभाग में भी मुख्य रूप से पत्ती अधिकतम सक्रिय है, यानी पत्ती जो होती है वो सक्रिय रहती है। इस क्रिया में जड़ वाला जो भाग होता है वो निष्क्रिय होता है। वो कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। कैसे, मतलब यहाँ पर प्रो यानी पत्ती जो है, पत्ती के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं जल वाष्प के रूप में हानि होती रहती है, बाहर निकलता रहता है, और उसके परिणाम स्वरूप एक तनाव उत्पन्न होता है, और जो तनाव बल उत्पन्न होता है वह तनाव बल ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे, ये तनाव बल कैसा होगा, ऋणात्मक बल उत्पन्न होगा, और उसी ऋणात्मक बल के परिणाम स्वरूप जल नीचे से स्वतः ही ऊपर तक यानी पत्तियों तक पहुंचता रहता है। निष्क्रिय है तो हमने ये पढ़ लिया कि इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है इस प्रक्रिया में, पत्ती का, और पत्ती में भी मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन का, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया महत्वपूर्ण है। चूँकि हमने पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पादप की समस्त कोशिकाओं पर बारी बारी से तनाव उत्पन्न होगा, तनाव बल लगेगा, और तनाव बल जो लगता है वो नेगेटिव होता है, और उसके परिणाम स्वरूप एक जल स्तंभ बन जाता है जो नीचे मूल रोम से लेकर जड़ तक पहुंचता रहता है, मूल रोम से लेकर पत्ती तक पहुंचता रहता है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत पत्ती से लेकर के बीच में भाग कौन सा आ गया, तना आ गया, नीचे कौन सी आ गई, जड़ आ गई, जड़ में भी कौन सा भाग आ गया, फिर मूल रोम आ गया। यहाँ पर जड़ की कोशिकाएं, मूल रोम की कोशिकाएं, तने की कोशिकाएं, ये सब निष्क्रिय है। ये सब क्या रहेगी, निष्क्रिय रहेगी। केवल मात्र यूँ मान लीजिए कि एक पाइप के रूप में काम करती है। यहाँ पे ये एक पाइप है, बस
यहाँ जल भंडार है, यहाँ मान लीजिए आप क्या है, नीचे जल भंडार पड़ा है, और जल भंडार से जल जो है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि कुएं के अंदर पानी है, हम तो क्या करते हैं भाई, कुएं के अंदर पानी है तो कुएं के नीचे तल तक क्या करते हैं, एक पंप यानी मोटर पंप है वो फिट कर देते हैं, तो फिर स्विच ऑन करते ही लाइट आएगी, लाइट आते ही वो क्या होगा, पंप चलेगा, वो पानी को ऊपर की तरफ फेंकेगा। उसमें तो मोटर सक्रिय हो गई, उस क्रिया में तो क्या हो रही है, मोटर सक्रिय है। परंतु यदि मान लीजिए हम पानी को बाल्टी लेके ऊपर खींचे, इसमें पंप यानी मोटर सक्रिय नहीं है, सक्रिय कौन है, हम ऊपर जो बाल्टी को पकड़ के खींच रहा है, कुंड में से हम पानी निकाल रहे हैं, मान लीजिए अब कुंड में से पानी निकाल रहे हैं, पानी तो नीचे पड़ा है, हमने उसके अंदर बाल्टी डाली, बाल्टी को हमने खींचा, हम अपने आप को पत्ती माने, हम क्या है, ये पत्ती के रूप में काम कर रहे हैं, लीफ के रूप में। और लीफ हम पानी क्यों खींचेंगे, अपने को आवश्यकता होगी, हम कुंड में से पानी क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को आवश्यकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पत्ती की जो कोशिकाएं होती है, लीफ की जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय रहेगी, न कि मूल की कोशिकाएं। या मूल, तना, इन सब की कोशिकाएं जो होती है वो एज ए पाइप के रूप में काम करती है। अब जैसे आप कहें, आप सोचे नीचे मोटर पंप है, वो पानी को फेंक रही है, वो पानी कहाँ तक आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है, बीच में क्या लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है। अब पाइप क्या है, पाइप सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग प्रदान कर रहा है, रास्ता प्रदान कर रहा है पानी को नीचे से ऊपर तक आने के लिए। पाइप सिर्फ क्या काम कर रहा है, एक माध्यम प्रदान करना है, एक रास्ता प्रदान कर रहा है, यहाँ भाई तू मेरे में से होकर के पानी ऊपर तक जा सकता है, बस। तो निष्क्रिय विधि में भी यही बताया गया क्रेमर के द्वारा कि यहाँ पे मूल यानी जड़ की जो कोशिकाएं हैं, तने की कोशिकाएं हैं, मूल रोम की कोशिकाएं, वो सारी कैसी निष्क्रिय है। ये एज एक पाइप के रूप में काम करती है, इनका कोई रोल नहीं होता, ये कोई बल प्रदान नहीं करती, बल सिर्फ किसमें, पत्ती की जो कोशिका है, लीफ की जो कोशिका है, उनमें होने वाली वाष्पोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही जल ऊपर की तरफ खींचा जाता है। मतलब इसमें सक्रिय भाग कौन सा हो गया, प्रो भाग। प्रो में भी मुख्य रूप से कौन सा, लीफ यानी पत्ती, ये अधिक सक्रिय होगी। वो पत्ती में भी कौन सी क्रिया होने के परिणाम स्वरूप, वाष्पोषण की क्रिया होने के परिणाम स्वरूप। तो क्रेमर ने ये बात बताई पहले में कि निष्क्रिय या निश्चेष जो जल अवशोषण होता है उसमें मुख्य रूप से प्रोभाग, पौधे का जो प्रोभाग है, वो प्रोभाग में लीफ यानी पार्ट्स, पत्ती प्रमुख रूप से सक्रिय रहेगी, जबकि पौधे के अन्य भाग मतलब मुख्य रूप से मूल जो है यानी जड़ है, वो क्या रहेगी, निष्क्रिय रहेगी। और इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। वाष्पोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जल नीचे से लगातार एक जल स्तंभ के रूप में ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, और आवश्यकता ऊपर तक आएगा तो तने को मिल जाएगा, जड़ वाली कोशिकाओं को मिल जाएगा, इस प्रकार से सबको मिलता रहेगा। तो यहाँ निष्क्रिय जल अवशोषण जो क्रिया विधि है उसमें अपने को ये पढ़ना है कि यहाँ पे निष्क्रिय रूप में बिना कोई ऊर्जा खर्च किए पत्ती वाला भाग या प्रो भाग है वो सक्रिय रहता है, जबकि मूल की जो कोशिकाएं होती है वो निष्क्रिय होती है, कोई बल उत्पन्न नहीं करती, केवल मात्र पत्ती में वाष्पोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप एक ऋणात्मक तनाव बल उत्पन्न होता है, और उसी तनाव प्रेशर टेंशन के कारण जल लगातार नीचे से मृदा से ऊपर की तरफ खींचा आता है। इसके पीछे प्रमाण ये बताया गया भी ऐसा ही होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे बताया गया, आप देख सकते हैं कि जितना अधिक वाष्पोषण होगा उतना ही अधिक जल अवशोषण होगा। जिन पादपों में वाष्पोषण की दर अधिकतम रहेगी वहाँ जल अवशोषण की दर भी अधिकतम रहेगी। अर्थात आप देख सकते हैं कि वाष्पोषण की दर अधिकतम कब होती है, दिन के समय अधिकतम होती है, सूर्य के प्रकाश टेम्परेचर बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप वाष्पोषण की दर अधिक होगी, वो वाष्पोषण की दर अधिक होगी तो जल का अवशोषण भी क्या होगा, नीचे से सर्वाधिक मात्रा में होगा। जबकि रात्रि के समय जब वाष्पोषण नहीं हो रहा है उस समय पादपों में जल अवशोषण की दर भी धीमी मापी गई, बिल्कुल कम मात्रा में उत्पन्न होती है। तो पहला जो हमारे पास क्रेमर के द्वारा सुझाई गई
पहली जो विधि थी वह थी निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण। बात समझ में आई? क्रियाविधि और दोनों साथ साथ में मैं इसको बता दूं आपको, साथ में ही आ गया दोनों। मतलब निष्क्रिय जल अवशोषण है। पहली बात तो इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। दूसरी बात ध्यान रखिए, इसमें पौधे का प्रोभाग, और प्रोभाग में भी मुख्य रूप से लीफ यानी पत्ती जो होती है वो अधिक सक्रिय रहती है, मूल यहाँ कम सक्रिय है। मूल की जो कोशिकाएं वो अत्यधिक सक्रिय नहीं होती। इसमें अन्य जो भी भाग है तने का या मूल की जो कोशिकाएं होती है वो एज पाइप के रूप में, माध्यम के रूप में काम करती है, जिनसे होकर के जल ऊपर की तरफ जाता है। निष्क्रिय अवशोषण के पीछे मूल कारण है वो बताया गया ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोषण की जो क्रिया होगी, उसी क्रिया के परिणाम स्वरूप जल का अवशोषण है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता रहेगा। समझ में आ गई बात? ये तो था पहला निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा सक्रिय, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हमारे पास? सक्रिय जल अवशोषण। यहां हमने पढ़ा है कि इसमें पौधे का प्रोभाग अधिक सक्रिय होगा, ऊर्जा खर्च नहीं होती। यहां ऊर्जा खर्च होती है। पहली बात, यहां पे क्या होगा? इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा खर्च होगी। अब ऊर्जा खर्च होगी तो ऊर्जा आएगी कहां से भाई? ये भी अपने को देखना जरूरी है। मूल की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के द्वारा, भाई मूल की कोशिका है, मूल की कोशिका में उपापचयी क्रियाएं होगी, जैविक क्रियाएं होगी, श्वसन की क्रिया होगी। उसी श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा और उसी ऊर्जा का यूज मूल की कोशिकाएं जल अवशोषण के लिए करती है और इस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप मूल की कोशिकाओं में एक धनात्मक बल उत्पन्न होगा। कौन सा बल लगेगा? एक धनात्मक बल होगा जिसको हम कहते हैं मूल दाब, रूट प्रेशर। अब ये देखिए दोनों में, यहाँ हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था कि पत्ती वाला भाग, लीफ वाला भाग यानी वाष्पोषण की क्रिया जो हो रही है उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जल ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब आप उदाहरण यूँ ले सकते हैं कि एक तो हमने क्या किया, ऊपर से बाल्टी कुंड में डाली, बाल्टी को खींच करके हमने पानी को बाहर निकाला, वो तो हो गया निष्क्रिय। अब आप कहेंगे सर उसमें ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि ऊर्जा तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, वो तो अलग चीज़ है। परंतु यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो तो किसके द्वारा? लीफ के द्वारा। लीफ के अंदर वाष्पोषण होगा उसके द्वारा खर्च हो रही है। जबकि इस क्रिया में देखेंगे आप, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि नीचे कुएं के अंदर पंप यानी मोटर पंप लगा हुआ है और मोटर पंप बल पैदा कर रहा है और उसी बल के परिणाम स्वरूप जल क्या आ रहा है? ऊपर तक भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर भी सक्रिय जल अवशोषण में क्रेमर ने बताया कि यहाँ पे पत्ते की कोशिकाएं या अन्य कोशिकाएं इतनी सक्रिय नहीं है, यहाँ मूल की कोशिकाएं क्या होगी? सक्रिय होगी। मूल की कोशिकाएं सक्रिय होगी। जबकि उसमें क्या पढ़ा था हमने? लीफ की कोशिकाएं अधिक सक्रिय यानी पत्ते की कोशिकाएं, जबकि मूल की कोशिकाएं कैसी थी? निष्क्रिय अवस्था में पड़ी थी। किसमें? निष्क्रिय जल अवशोषण में। जबकि सक्रिय जल अवशोषण में हम पढ़ रहे हैं कि मूल की कोशिकाएं सक्रिय है, एक्टिव है, जबकि लीफ की या पौधे के अन्य भाग की, प्रो भाग की कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे से पानी को क्या कर रही है? ऊपर की तरफ फेंक रही है, भेज रही है, अपने आप पानी ऊपर आ रहा है। तो यहाँ जड़ की जो कोशिकाएं होगी, मूल की जो कोशिकाएं होगी वो अधिक सक्रिय रहेगी और सक्रिय रहेगी तो मूल की कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया होगी, जैविक क्रियाएं होगी। उन्हीं जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनमें एक धनात्मक बल उत्पन्न होगा और धनात्मक जो बल उत्पन्न होगा उस दाब को हम बोलेंगे रूट प्रेशर यानी मूल दाब। मूल की कोशिकाओं के द्वारा जो बल उत्पन्न हो रहा है
उसी बल के परिणाम स्वरूप जल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। जबकि निष्क्रिय में हम पढ़ रहे थे कि ऊपर से जल को खींचा जाता है, इसमें नीचे से जल को ऊपर की तरफ पहुंचाया जाएगा। इसमें तो कहाँ रहा था कि जल नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे से बल लगा करके जल को ऊपर की तरफ पत्ती तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ ऊर्जा भी खर्च हो रही है। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? मूल की कोशिकाओं में होने वाली श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, संचित होती है, उसी ऊर्जा का उपयोग मूल की कोशिकाएं करती है और उसके परिणाम स्वरूप जल को धकेल करके ऊपर की तरफ भेज देती है। तो दोनों में ये अंतर हो गया। देखिए, क्रेमर के अनुसार निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा खर्च नहीं होती, सक्रिय में ऊर्जा खर्च होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप का प्रोभाग यानी पत्ती की कोशिकाएं सक्रिय रहेगी, मूल की कोशिकाएं निष्क्रिय रहेगी। जबकि सक्रिय जल अवशोषण में पौधे का प्रोभाग यानी पत्ती वाला भाग है वो निष्क्रिय रहेगा, जबकि मूल का भाग है वो क्या रहेगा, मूल की कोशिकाएं क्या रहेगी, सक्रिय रहेगी। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के सक्रिय और निष्क्रिय हमने पढ़ा था कि निष्क्रिय जल अवशोषण लगभग 96 से 98% जल अवशोषण जो होता है वो कौन सी विधि के द्वारा, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। जबकि सक्रिय जो भाग है, सक्रिय भाग में क्या होगा, सक्रिय जल अवशोषण में मूल दाब धनात्मक जो बल है उसके द्वारा मुख्य रूप से कितना, जो कि 2 से 4% तक, कितने तक, केवल 2 से 4% तक ही जल का अवशोषण हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 2 से 4% तक की जल अवशोषण की क्रियाविधि है वो इसके द्वारा संपन्न होती है। यहाँ हमने ये पढ़ा, देखा कि भाई सक्रिय जल अवशोषण में मुख्य रूप से कौन सी, मूल की कोशिकाएं वो ज़्यादा सक्रिय रहेगी, जड़ की कोशिकाएं वो क्या रहेगी, अधिक सक्रिय रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या रहेगा, हमारे पास ऊर्जा खर्च होती रहेगी और जल है वो अवशोषित होता रहेगा। यहाँ हम देखेंगे कि ये क्रियाएं लगभग कब संपन्न होती है, कौन से पादपों में होती है। ज़्यादातर सक्रिय जल अवशोषण है वो रात्रि के समय जब वाष्पोषण की क्रिया नहीं होती, तब जब वाष्पोषण की क्रिया नहीं होती है उस दौरान ये क्रिया संपन्न होती है। पहली बात तो, क्योंकि रात्रि के समय वाष्पोषण होगा नहीं, वाष्पोषण नहीं होगा तो उसमें पौधे को थोड़ी बहुत मात्रा में, कहीं 2-4% तक ही जल का अवशोषण होता रहेगा, बाकी नहीं होगा। बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, दिन के समय हो जाएगा। अब रात्रि के समय जब वाष्पोषण की क्रिया नहीं हो रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कम ऊंचाई वाले पादप हैं, जिनकी ऊंचाई क्या है, कम है, छोटे पादपों में शाक स्वभाव के जो पादप होते हैं उनमें मूल दाब के द्वारा पानी ऊपर तक पहुंच सकता है। अधिक ऊंचाई वाले पादपों में मूल दाब, क्योंकि जड़ की कोशिकाओं के द्वारा जो दाब लगता है, मूल दाब लगता है, वो इतना अधिक नहीं होता है कि अधिक ऊंचाई तक 1 मीटर 2-3 मीटर तक जल को पहुंचा दे, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाता वो, इतना प्रेशर पैदा नहीं होता मूल की कोशिकाओं के द्वारा। तो केवल मात्र मूल दाब की जो कोशिका, मूल दाब के द्वारा केवल छोटे स्वभाव के, यानी शाक स्वभाव के जो पादप होते हैं, उन पादपों में ही केवल 2-4% तक ही जल क्या होगा, ऊपर तक पहुंचेगा, नीचे अन्य पादपों में नहीं पहुंच पाएगा। केवल मात्र अधिक ऊंचाई वाले जो पादप है उसमें हम आगे वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसके अंदर कि अधिक ऊंचाई वाले जो पादप होते हैं उसमें निष्क्रिय विधि के द्वारा ही वाष्पोषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जल को ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप ये प्रक्रिया वो संपन्न होगी। तो हमारे पास क्रेमर के द्वारा सुझाई गई जल अवशोषण की 2 क्रिया विधि है। मुख्य रूप से हमारे पास कौन कौन सी है, एक निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आपने पूरा पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि किस प्रकार से ये क्रिया विधि संपन्न होती है, कैसे होता है। थोड़े भाषा के रूप में मैंने इनको समझा दिया है, भाषा आप अपनी किताब में से देख करके इसको लिख सकते हैं। केवल आपको समझना है, समझ करके मेन चीज़ है वो मैंने आपको इसमें बता दी कि किस प्रकार से क्रियाएँ वो संपन्न होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद इसका मार्ग कौन कौन सा है, अगला टॉपिक जो होगा हमारे पास, जल अवशोषण के मार्ग, यानी किस प्रकार से अवशोषण किया जाएगा।
जल अवशोषण के मार्ग यानी पाथवे। एक पादप कोशिका हमने पढ़ी है, एक पादप कोशिका जो होती है उसमें मुख्य रूप से बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, अंदर इसके कोशिका झिल्ली होती है, इसके अंदर केंद्रक परिधि की तरफ हमने पढ़ा है। पादप कोशिकाओं का केंद्रक है वो कहाँ होता है? परिधि की तरफ होता है, और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ इसके अंदर पाई जाती है। ये रिक्तिकाएँ ये एक सामान्य पादप कोशिका है हमारे पास, और इस पादप कोशिका में मुख्य रूप से हमारे पास क्या रहेगा कि कौन कौन सी संरचनाएं किस प्रकार से मिलेगी आपको। तो मार्ग क्या रहेगा जल अवशोषण का, इसके आधार पर पादप कोशिकाओं की स्थिति के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के रास्ते यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला एपोप्लास्ट पथ, पहला कौन सा होगा? एपोप्लास्ट पथ। दूसरा रसदानीय पथ, और तीसरा हम पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट पथ। तीसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट। पहला एपोप्लास्ट, दूसरा रसदानीय या वेक्यूलर भी कह सकते हैं आप इसको, वेक्यूलर के नाम से भी जान सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो सिम्प्लास्ट। 3 प्रकार के रास्ते हमारे पास यहाँ देखेंगे अपन कि जल अवशोषण के मार्ग यानी किस प्रकार से हुआ। एक प्लांट पादप कोशिका मुख्य रूप से बाह्य आवरण कौन सा होगा? कोशिका भित्ति। हमने ये पढ़ा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी है? सेलुलोज से निर्मित है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि कोशिका भित्ति एक पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? एक पारगम्य झिल्ली होती है, जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य, जबकि कोशिका झिल्ली कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती है। पारगम्य झिल्ली वह होती है जिससे विलायक और विलेय दोनों के कण ही आर पार हो जाए। कोशिका भित्ति वह होती है जिससे क्या हो? विलेय और विलायक दोनों के कण ही आर पार हो जाए, वो कोशिका भित्ति है। जबकि कोशिका झिल्ली वह होती है जिससे केवल विलेय के कण ही पार जा सकते हैं, विलेय के कण पार नहीं जा सकते। पढ़ा है हमने। अब यहाँ देखिए हमारे पास में सिंपल तरीके से देखा जाए तो भाई जैसे ये कर लिया कि हमने अभी कोशिका से जल है वो क्या होगा? सबसे पहले मूल रोम मृदा जल है। सबसे पहले कौन सा आया? मृदा जल। मृदा जल में कौन सा जल? केशिका जल। अब केशिका जल है वो कहाँ जाएगा? प्राचीन क्रिया द्वारा मूल रोम में जाएगा। मूल रोम से फिर कहाँ जाएगा वो? जड़ के जाइलम तक। जड़ के जाइलम तक जाएगा। अब जड़ के जाइलम तक और जड़ से लेकर के आगे तक अंगों तक कैसे पहुंचेगा? मतलब मूल रोम से जड़ के जाइलम तक जल का प्रवेश, मूल रोम से लेकर के कहाँ तक? जड़ के जाइलम तक, क्योंकि मेन तो जाइलम ही है सेवन करने वाला जल का। तो वहाँ तक जल पहुँचाने के लिए अपने पास में कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। पहला एपोप्लास्ट पथ, दूसरा रसदानीय पथ और तीसरा सिम्प्लास्ट पथ।
आप भी इन तीनों के बारे में पढ़िए, देखिए, इसको समझिए। ये चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के, और इसको नोट कर लीजिए और सही ढंग से पढ़ लीजिए। और आगे वाली जो 3 है, ये तीनों रास्ते हैं भाई, मूल रूप से कहाँ तक जल को पहुँचाना, अपने को जाइलम तक पहुँचाना है, और जाइलम तक कौन कौन से रास्ते से जल जा सकता है, इसके लिए 3 रास्ते अपने पास, एपोप्लास्ट, रसदानीय और सिम्प्लास्ट। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।